हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कवर करेंगे, पूरा बीएससी और एमएससी की। मीन्स जितनी भी इसमें इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिजल्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस एक वीडियो में करवा दूँगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मैंने जब स्टूडेंट से जब बात करी है जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, उन सभी ने भी जितनी भी थ्योरम्स बताई हैं वो सब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट से ही है, और मैक्सिमम जो हैं वो बीएससी की बुक्स में से आई हुई हैं। एमएससी में भी हम वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रूफ वगैरह होते हैं, बट हमें प्रूफ तो करना है नहीं हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमें तो केवल थ्योरम्स के स्टेटमेंट देखने हैं, और कुछ वेल नोन रिजल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने होंगे कि वो रिजल्ट्स क्या हैं। तो इस कंप्लीट एक वीडियो में मैं आपको सारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा दूँगी। इससे बाहर आपको कुछ नहीं होगा। जो आ चुका है वो भी इसमें कवर हो जाएगा, और जो आ सकता है एग्ज़ाम में आपको वो भी पूरा इस एक वीडियो में आज आपके कवर हो जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट आवर वीडियो। पहला मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? ये जो एनालिटिक है, इस फंक्शन पे ही पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारी बेस्ड है, तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन। तो डेफिनेशन है, a function fz is said to be analytic at a point z0 कब? if there exists a neighborhood of z0, इस पॉइंट का हमें कोई ना कोई नेबरहुड ऐसा मिल जाए such that in which this function fz is differentiable। कि सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊँ तो इसका मीनिंग ये है कि कोई भी फंक्शन fz एनालिटिक होगा, मीन्स जब वो डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे या फिर उस डोमेन में जो भी आपको गिवन होगा। या तो डोमेन गिवन हो तो डोमेन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अगर पॉइंट गिवन है तो पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और कहाँ पे? उस पॉइंट के नेबरहुड में। ये तो मीनिंग होगा एनालिटिक फंक्शन का। अब नंबर 2 डेफिनेशन आती है एंटायर फंक्शन। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ तो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफरेंशिएबल होगा। So a function fz is known as entire function if it is analytic in a whole complex plane। दैट मीन अब कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंटायर फंक्शन। अब ये हमारी यहाँ से थ्योरम पार्ट स्टार्ट होती है। ये तो बस मैंने 2 डेफिनेशन लिखी थी। अब इसके बाद से मैं आपको सारी थ्योरम्स और रिजल्ट्स करवाऊँगी, जिसमें से नंबर 1 थ्योरम है हमारी, नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन fz इज एनालिटिक। कि किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो वो कंडीशन है कि इफ़ अ फंक्शन fz इज एनालिटिक इन डोमेन d, देन दिस फंक्शन fz, जिसकी वैल्यू होती है हमेशा u प्लस आयोटा v के इक्वल, देन दिस फंक्शन सेटिस्फाई कॉची-रीमान इक्वेशन, जिनको शॉर्ट में हम बोलते हैं CR इक्वेशन, ठीक है ना। तो फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये होती है हमारी नेसेसरी कंडीशन। अब व्हाट इज़ CR इक्वेशन? कॉची-रीमान इक्वेशन होती क्या है? वो ये होती है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो u एंड v है, इनके हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे ux एंड uy, और v के भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे vx एंड vy। तो इफ़ ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx, अगर ऐसा होता है तो फिर हम बोलेंगे फंक्शन एनालिटिक है। अब u एंड v क्या है वो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो ये याद रखें, बात एक ही है, ठीक है ना। याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी का रिवर्स पार्ट है सफिशिएंट कंडीशन। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा मीन्स अगर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो फंक्शन fz एनालिटिक होगा, वो सफिशिएंट कंडीशन में लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार इसका स्टेटमेंट। इफ़ अ फंक्शन fz इट इज़ इक्वल टू u प्लस आयोटा v सेटिस्फाई CR इक्वेशन, कि अगर कोई फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है CR इक्वेशंस को, मीन्स CR इक्वेशन मीन्स दिस वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज़ ux इक्वल टू vy एंड uy इक्वल टू माइनस vx, एंड बोथ u एंड v हैव कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, बट सफिशिएंट कंडीशन में कि फंक्शन जो है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एंड नंबर 2 बोथ ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। देन द fz क्या होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा? एनालिटिक फंक्शन।
तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी। अब हम देखते हैं कुछ आगे और थ्योरम्स। अब नेक्स्ट नंबर 3rd थ्योरम है हमारी, इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, यानी ये फंक्शन है एफ जेड, वो तो हमेशा यू प्लस आयोटा वी होता है, इसमें हमें ये याद नहीं रखना। तो अगर माना एफ जेड कोई फंक्शन है यू प्लस आयोटा वी एंड गिवन इट इज़ एनालिटिक इन ओपन रीजन आर, देन यू एंड वी बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन का मीनिंग होता है दिस वन, कि अगर u एंड v, ये जो u एंड v है ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये लाप्लास इक्वेशन है लिखी हुई यहाँ पे u के लिए, del टू u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड del टू v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del टू v बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इफ़ u एंड v बोथ आर सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन देन वी कैन से बोथ u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी ओपन रीजन आर में, देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। और हार्मोनिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये होती है लाप्लास इक्वेशन। तो ये भी एक थ्योरम होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बोथ u एंड v आर नोन एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अगर दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं तो दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। दैट मीन्स अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या बनेगा v, और अगर v हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या बनेगा u। तो दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि u एंड v बोथ आर नोन एज हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। क्लियर? ओके। नाउ नंबर 4 थ्योरम है कि यदि कोई फंक्शन एफ जेड जो कि u प्लस आयोटा v होता है इज एनालिटिक, देन द कर्व u इक्वल टू c एंड v इक्वल टू c2 कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये जो दोनों यहाँ पर u एंड v फंक्शंस हैं, अगर ये कांस्टेंट के इक्वल होंगे तो फिर यहाँ पे थ्योरम ये बोलती है कि इस केस में ये जो दोनों हैं आपस में राइट एंगल पे कट करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस से देखते हैं एक बार कि इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक, देन द कर्व्स u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2 कट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे कट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो c1 c2 का कांस्टेंट फंक्शन है, वो तो है ही सही। अब ये बाइनेम थ्योरम है, तो आपके मैक्सिमम इस बार बाइनेम थ्योरम से आ रही हैं। उसमें तो पहली है कॉशीस थ्योरम। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि यदि एक फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है। अब कहाँ एनालिटिक है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जिन पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उनको अच्छे से ध्यान रखना कि फंक्शन इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व सी। सपोज ये यहाँ पर कर्व गिवन है सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर और इस सर्कल की बाउंड्री पर, या फिर सपोज आपको एक ट्रायंगल गिवन है इस तरीके से, ये कर्व सी है हमारा, तो इस ट्रायंगल के अंदर और इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर, इस पूरे पर अगर फंक्शन एनालिटिक है, देन द लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर? समझ में आ गया कि यदि जो कर्व है, जिस कर्व के अलोंग आप लाइन इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, वो कर्व क्लोज्ड है और फंक्शन को गिवन है कि इस क्लोज्ड कर्व के अंदर फंक्शन एनालिटिक है। कहाँ पर एनालिटिक है? इनसाइड एंड ऑन, देन द लाइन इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज कॉशीस थ्योरम। अब इसी से ही थ्योरम नंबर 6 निकल के आती है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इसमें क्या गिवन है कि इफ़ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इज पाथ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, इसमें क्लोज नहीं दे रखा है कि ये जो फंक्शन है किसी क्लोज कर्व के अंदर है, बस फंक्शन एनालिटिक है किसी भी रीजन में। अगर ऐसा है देन द इंटीग्रेशन एफ जेड इज पाथ इंडिपेंडेंट। फिर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा पाथ से। ठीक है ना? तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व सी में तो 0 होगा इंटीग्रेशन, बट अगर एनालिटिक है और कर्व आपको डिफाइन नहीं है, कर्व कुछ भी हो सकता है, एक ही लाइन भी हो सकती है, ये भी हमारा कर्व क्लोज्ड, ये भी हमारा लिए कर्व होगा। एक इस तरीके से आपको कोई कर्व गिवन होता है, दिस वन, इस कर्व का लॉन्ग निकालना है, तो एनी कर्व एक्सेप्ट क्लोज कर्व। तो किसी भी कर्व के अलोंग यदि आप एनालिटिक फंक्शन को निकालते हैं लाइन इंटीग्रेशन, तो वो हमेशा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इस थ्योरम का मीनिंग है, थ्योरम नंबर 6। अब देखते हैं अपन आगे और थ्योरम्स। अब थ्योरम नंबर 7 है हमारी मोरेरास थ्योरम।
बेसिकली ये जो थ्योरम है वो हमारी कोशिश थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। तो हमारी कोशिश थ्योरम क्या थी, अभी जस्ट हमने इससे पहले देखी थी कि यदि कोई फंक्शन है वो एनालिटिक है इन अ क्लोज्ड रीजन, यानी कोई भी क्लोज्ड रीजन है उसके अंदर उसकी बाउंड्री के ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, तो फिर जो लाइन इंटीग्रेशन होता था हमारा एफ जेड डी जेड वो क्या है, 0 के बराबर। ये हमें पता है कि कोशिश थ्योरम है। अब मोरेलास थ्योरम में क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस है, इन अ सिंपली कनेक्टेड रीजन आर, किसी भी रीजन आर में वो कंटिन्यूस है। तो जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वही चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और सच दैट कि उस फंक्शन का जो लाइन इंटीग्रेशन है एफ जेड डी जेड ओवर सी बराबर 0 होना चाहिए। सी क्या है, अराउंड एवरी क्लोज्ड कर्व सी इन आर। तो इसका मीनिंग है ये तो हमारा कोई रीजन आर होगा, इसके अंदर कोई क्लोज्ड कर्व सी होगा इस तरीके से। तो इस रीजन आर के अंदर जो भी क्लोज्ड कर्व सी है उसके अंदर अगर हमारा जो फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल है, देन हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ जेड क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए इन आर। ठीक है ना। तो दैट में मोरेलास थ्योरम में आपको इंटीग्रेशन गिवन होगा 0 है। उसके लिए 2 चीज़ें याद रखनी है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एंड नंबर 2 जो कर्व सी है वो रीजन आर के अंदर होना चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे कि जो फंक्शन एफ जेड होगा वो एनालिटिक होगा। कहाँ पे एनालिटिक होगा, इन रीजन आर, जो भी हमें रीजन गिवन होगा उसके अंदर। सो मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है कि कन्वर्स ऑफ कोशिश थ्योरम इज मोरेलास थ्योरम। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है इजीली, अगर आपके थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वर्स ऑफ कोशिश थ्योरम। फिर ABCD 4 ऑप्शन और कोई से भी 4 थ्योरम के आपके नाम लिख दिए जाएंगे और आपको देखना है कि कोशिश थ्योरम का कन्वर्स कौन सा होगा। तो फिर यहाँ मैंने बता दिया कि जो मोरेलास थ्योरम है वो कोशिश थ्योरम का कन्वर्स होता है। ठीक है ना। अब थ्योरम नंबर 8 है हमारी कोशिश इंटीग्रल फार्मूला। तो फार्मूला का मतलब है कोई ना कोई फार्मूला होगा यहाँ पे। क्या फार्मूला है कि यदि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, यानी आपको कोई क्लोज्ड कर्व गिवन है, सपोज दिस सी इज अ क्लोज्ड कर्व, दिस वन, और अगर इस फंक्शन जो है वो इस पूरे के अंदर और इसकी बाउंड्री के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। अब इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए ए, एंड दिस ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, ठीक है ना, ए कोई भी पॉइंट है सी इसके अंदर, देन तो उस पॉइंट पर यदि हमें फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो फिर वो वैल्यू इसके इक्वल होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है वो पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू फाइंड करने में काम आता है। पॉइंट कौन सा, जो कि क्लोज्ड कर्व सी के अंदर हो गए, ठीक है ना। या तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना या उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालना है, उसके लिए भी सेम फार्मूला काम में आता है। तो ये तो मैंने मेंशन कर दिया पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अब यदि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है उस पॉइंट पे, तो फिर उसके लिए भी फार्मूला है 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी जो जेड माइनस ए की है वो पावर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे यदि मैं यहाँ मेंशन करूँ, अगर सपोज आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक वैल्यूज़, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल, और 2 पाई आयोटा तो सेम रहेगा, एफ जेड डी जेड भी सेम रहेगा, बट नीचे क्या होगा, जेड माइनस ए की एक पावर और बढ़ जाएगी जो हो जाएगा होल क्यूब। तो इसी को अगर यदि हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एफ एन, यानी हम फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर फार्मूला ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड अपॉन, अगर n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक पावर अधिक होगी, जेड माइनस ए की पावर n+1, एंड हियर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये होता है हमारा यहाँ पर कोशिश इंटीग्रल फार्मूला। क्या काम में आता है ये कि हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है यदि किसी भी पॉइंट पे, तो फिर उसके लिए हमें ये फार्मूला काम में लेना होता है। क्या स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9 और उसके आगे वाली थ्योरम नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट नंबर 9 थ्योरम है हमारी लिबल्स थ्योरम। ये तो आई हुई भी थी अभी एग्जाम में, स्टूडेंट ने बताया था कि मैम ये वाली थ्योरम आई हुई थी। छोटा सा स्टेटमेंट है कि अ बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट।
अब ये एंटायर क्या होता है और एनालिटिक क्या होता है, ये इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 डेफिनेशन बताई थी कि ये जो वर्ड्स हैं वो हर जगह काम में आएंगे। तो एंटायर फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो, उसे बोलते हैं एंटायर फंक्शन। और यहाँ पे बोला गया है कि बाउंडेड जो एंटायर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये होती है हमारा लेवल्स थ्योरम। ठीक है, छोटा सा स्टेटमेंट है, याद रख सकते हैं। अब नंबर 10 और नंबर 11 ये है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और ये है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व सी, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए कहाँ पे, किसी क्लोज कर्व के अंदर और उसकी बाउंड्री पर। एंड एफ जेड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इनसाइड सी, और जो फंक्शन एफ जेड है वो सी के अंदर कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे इसके लिए इम्पोर्टेंट लाइन इस थ्योरम के लिए। देन मोड ऑफ एफ जेड एज्यूम इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। नंबर 1 कहाँ पे एज्यूम करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, सी की बाउंड्री पर एज्यूम करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये इसका मीनिंग है। अब मिनिमम मॉडुलस थ्योरम है, इसमें भी स्टार्टिंग लाइन तो सेम है कि एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज कर्व सी। फंक्शन एनालिटिक है, कहाँ पे एनालिटिक है, इनसाइड कर्व के अंदर और उसकी बाउंड्री पर। एंड एफ जेड इज़, अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दी, नॉन जीरो, कि जो फंक्शन है वो नॉन जीरो होना चाहिए एंड नॉन कांस्टेंट होना चाहिए इनसाइड सी, कि सी के अंदर फंक्शन ना तो जीरो होना चाहिए ना ही कांस्टेंट होना चाहिए। देन मोड एफ जेड अज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू ऑन सी। तो अगेन मैक्सिमम भी कहाँ रखेगा, सी की बाउंड्री पर, और मिनिमम भी कहाँ रखेगा, सी की बाउंड्री पर। बस क्या कंडीशन अप्लाई है कि जो फंक्शन है वो नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट होगा सी के अंदर, तो मिनिमम मॉडुलस थ्योरम। और अगर फंक्शन केवल नॉन कांस्टेंट होता है सी के अंदर तो फिर मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया। आई थिंक सो इससे आपको इजीली याद हो जाएंगी थ्योरम। और ये जो मैं अंडरलाइंस कर रही हूँ जिन चीज़ पे, ये ही आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं थ्योरम में, क्योंकि जो चेंज होगा थ्योरम के स्टेटमेंट में वो इन्हीं से चेंज होगा जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है, कि ऑन की जगह इनसाइड दे सकते हैं या फिर आउटसाइड दे सकते हैं, या फिर ये जो लिखा हुआ है नॉन कॉन्स्टेंट वहाँ बोल देंगे कॉन्स्टेंट होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी जिन पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो ये जो 11 थ्योरम्स थी ये तो हमारा जो पहला टॉपिक है एनालिटिक एंड एंटायर फंक्शन पर बेस्ड थी। अब हमारा टॉपिक चेंज होता है पावर सीरीज। तो टॉपिक चेंज होगा तो मैं उसका जो भी रिक्वायर्ड बेसिक होगा वो साथ के साथ बताऊंगी, और उसके बाद भी थ्योरम्स और रिजल्ट्स करेंगे हम। तो ये छोटी सी एक थ्योरम है, एक छोटी सी यहाँ पे एक डेफिनेशन है पावर सीरीज की कि क्या होती है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की जो सीरीज होती है समेशन ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, एन कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से मान सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। इस टाइप की सीरीज होगी इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अबाउट अ पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट। तो इस पॉइंट के अबाउट यानी किसी न किसी पॉइंट के अबाउट हम पावर सीरीज फाइंड करते हैं, तो ये पावर सीरीज है इस पॉइंट के अबाउट जेड इक्वल टू जेड नॉट। और इफ़ इधर जेड नॉट बराबर जीरो हो जाता है तो पावर सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए एन और जेड की पावर एन और एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। सो दिस पावर सीरीज नोन एज अ पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं थ्योरम्स एंड रिजल्ट पावर सीरीज पर बेस्ड। ये जो मैं यहाँ थ्योरम के स्टेटमेंट करवा रही हूँ वो तो आप देख ही रहे होंगे। अगर आपको इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। इसके कॉम्प्लेक्स के भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी, जिसमें केवल हमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही मैं डालूँगी कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े हमें। कल भी मैंने आपको 70 to 80 क्वेश्चन की एक PDF प्रोवाइड कराई थी टेलीग्राम पर, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रियल एनालिसिस के, कि रियल एनालिसिस से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कितने या किस टाइप के बन सकते हैं, वो सब मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवाई थी टेलीग्राम पे। ऐसे मैं हर चैप्टर के आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी, तो जिनसे क्वेश्चन देख के भी आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, और साथ में आंसर की भी है। सॉल्यूशन वहाँ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उस टाइप के क्वेश्चन की। तो आप चाहें तो वहाँ टेलीग्राम पे PDF भी डाउनलोड करके वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हो। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट थ्योरम नंबर 12 है। ये हमारे पावर सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। केवल एक ही थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम, कोशी हाडामार्ट थ्योरम।
ठीक है ना। अगर इससे क्वेश्चन आ चुका है अभी तक आपके 2 या 4 एग्ज़ाम में, मतलब 2 या 4 तारीख के एग्ज़ाम में, तो ठीक है। अगर नहीं आया है तो फिर ये थ्योरम आपके लिए इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के लिए, कि फ़ीमेल वाले एग्ज़ाम में इससे 100% क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एक ही थ्योरम है बाय नेम पावर सीरीज की। तो क्या स्टेटमेंट है वो देखते हैं हम पहले इसका, कि लेट समेशन an z माइनस z0 की पावर n बी अ पावर सीरीज एंड r इज ए रियल नंबर। एक पावर सीरीज भी गिवन है और एक कैपिटल R आपको रियल नंबर गिवन है। देन तो फिर ये जो 3 यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स पे ऑप्शन बनेंगे। क्या क्या पॉइंट है कि दिस पावर सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी किस रीजन में, मोड ये जो लिखा हुआ है z माइनस z0 इज लेस देन r, तो इस रीजन में तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज होगी। अब यदि r से भी कोई आपको छोटा नंबर मिल जाता है, यानी फॉर रो लेस देन r, ऐसा r से भी कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है रो, सो दिस नंबर के लिए पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली फॉर मोड z माइनस z0 लेस देन इक्वल टू रो एंड दिस रो इज लेस देन r। एंड नंबर 3 है कि दिस पावर सीरीज डाइवर्स फॉर मोड z माइनस z0 ग्रेटर देन r। तो लेस देन r में तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन r में डाइवर्स करेगी, और अगर r से भी कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट करता है रो, तो मोड z माइनस z0 लेस देन इक्वल टू रो इस रीजन में जो सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो 3 पॉइंट्स हैं और रीजन है कि किस रीजन में किस तरीके से कन्वर्ज करेगी। बस ये आपका हाडामार थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब ये जो R है बेसिकली इसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का भी एक फॉर्मूला है कि यदि R फाइंड करना है तो ये फार्मूला है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन n प्लस 1। an क्या है वो यहाँ पे आपको गिवन होगा पावर सीरीज में, जो भी नंबर वो होगा an। तो an और n प्लस 1 को अगर आप डिवाइड करके लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल के आ जाएगी पावर सीरीज की। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an की होल पावर 1 अपॉन n। तो ये कब काम में लेता है, ये तभी काम में लिया जाता है कि सपोज आपको an ऐसे गिवन है, कुछ भी मान लीजिए आप n की पावर n, अगर ये n है यानी an में पावर n एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना होता है। बट अगेन हमारे मैथमेटिकली क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, तो उससे को हमें मतलब नहीं है कब काम में लेना है कब नहीं, बस आपको तो फॉर्मूलेस और उसके स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं थ्योरम्स के। तो R होती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड कैसे करते हैं, 2 फॉर्मूलेस है। क्या होती है कॉची-हार्डामार थ्योरम, वो मैंने ऊपर स्टेटमेंट में आपको बता ही दिया। इंपॉर्टेंट है, अगेन मैंने आपको बोल दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारी टेलर सीरीज एक्सपांशन। तो आप लोगों के एग्जाम में टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो टेलर सीरीज क्या है, लॉरेंट सीरीज क्या है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उसमें से टेलर सीरीज तो यहाँ पे मैंने बता रखी है, लॉरेंट सीरीज अब मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊँगी। तो टेलर सीरीज होती है कि लेट एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड क्लोज कर्व सी। ये तो स्टेटमेंट सब में बेसिक है, ये तो सब में गिवन होता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी कर्व के अंदर भी और उसकी बाउंड्री पर भी, एंड दिस नंबर ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी। अब इस कर्व सी के अंदर कोई भी पॉइंट है ए, देन एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन का मतलब एन टाइम डिफ्रेंशिएट हो रहा है ये फंक्शन किस पे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने पॉइंट पुट कर दिया ए अपॉन एन फैक्टोरियल और जेड माइनस ए की पावर एन। तो ये जो समेशन है यानी इस फंक्शन की जो सीरीज हैं, दिस सीरीज इज नॉन ए टेलर सीरीज एक्सपांशन। अब अगर इस सीरीज को ओपन करते हैं अपन यहाँ पे, तो n की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये तो बन जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये बनेगा यहाँ पे f ऑफ है प्लस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट मीन एक बार डिफ्रेंशिएशन तो f डैश है 1 फैक्टोरियल 1 होता ही है और z माइनस ए की पावर 1। अगर n की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 2, ये बेसिकली यहाँ पर है 2 का मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन, मीनिंग ये है। तो n बराबर जब 2 पुट करेंगे दैट मीन 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो f डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस ए की होल पावर 2 अप टू इन्फाइनाइट। तो इस सीरीज को आप समेशन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस सीरीज इज नॉन ए टेलर सीरीज एक्सपांशन। बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, इज नॉन ए टेलर एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। अब इसके नीचे लिखा हुआ है मैंने इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए।
तो आपको दिख नहीं रहा होगा, वो यहाँ पे वीडियो में कट हो गया, बट इसका मीनिंग है, ये जो लाइन लिखी हुई है वो ये है कि दिस समीशन इक्वल टू दिस इज़ नोन एज टेलर्स एक्सपांशन ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट के नेबरहुड में ये फंक्शन का टेलर्स एक्सपांशन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लॉरेंट एक्सपांशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरम नंबर 14 है लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन। दोनों में क्या डिफरेंस था, टेलर्स में लॉरेंट में कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव टर्म्स के साथ साथ नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे जेड माइनस ए की, ठीक है ना। वहाँ पे तो क्या था, जेड माइनस ए की पावर एन, केवल पॉजिटिव टर्म्स थे जेड माइनस ए की। अब लॉरेंट एक्सपांशन में पॉजिटिव टर्म्स के साथ साथ यदि नेगेटिव टर्म्स भी है, 1/z माइनस ए, 1/z माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/z माइनस ए का होल क्यूब, तो फिर ये जो एक्सपांशन होगा वो बन जाएगा लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन। बस ये डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाला स्टेटमेंट सेम है कि एवरेज एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी, देन एवरेज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स भी आएंगे जेड माइनस ए के, नेगेटिव टर्म्स भी आएंगे। ये A0, A1, A2, ये A-1, A-2 एंड A-n। तो ये जो कोफिशिएंट होंगे an वो इस फॉर्मूले से देंगे 1/2 पाई आएगा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो इनके अकॉर्डिंग वेरी होगी, +-1, +-2 अप टू एंड सो ऑन। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको ये A1 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपको A0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा कि n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 +-1 +-2 अप टू एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर n की वैल्यूज अलग अलग पुट करते जाएँ, -1 पुट करेंगे तो आपको A-1 की वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से। तो ये लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन है। अब फिर से हमारा टॉपिक चेंज होता है सिंगुलरिटीज़। ये सारी की सारी जो हमने थ्योरम पढ़ी अभी वो सब थी पावर सीरीज पे बेस्ड। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सिंगुलरिटीज़, और फिर सिंगुलरिटीज़ पे कुछ 2-3 थ्योरम्स है वो देखते हैं। अब सिंगुलरिटीज़ में थोड़ा सा बेसिक है कि सिंगुलरिटीज़ 2 प्रकार की होती हैं, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो तो हम नहीं देख रहे हैं, बस आइसोलेटेड की होती है 3 प्रकार की होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल एंड नंबर 3 एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो ये जो रिमूवेबल होती है, पोल होता है, ये एसेंशियल होता है, ये तीनों की तीनों क्या होती है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का कोई टाइप नहीं होता, ठीक है ना। अब रिमूवेबल का मतलब क्या होगा, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब मिलेगी हमें, कि जब आप फंक्शन पे किसी पॉइंट पे लिमिट फाइंड करते हैं तो दिस पॉइंट बिकम अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब, इफ़ दिस लिमिट इज एग्जिस्ट। तो कोई भी पॉइंट रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन के लिमिट अप्लाई करने पर वो एग्जिस्ट कर जाती है, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ फाइनाइट वैल्यू भी आपको देती है। तो पॉइंट क्या बनेगा, रिमूवेबल। पोल का मीनिंग है कि कोई भी पॉइंट आपको गिवन है ए, तो इसका जो फैक्टर होगा जेड माइनस ए, और वो जो फैक्टर की पावर n होगी। n का मतलब है कि जो भी फंक्शन में ये फैक्टर होगा उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आप फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे और वो लिमिट अगर फाइनाइट आ जाती है तो हम बोलेंगे जेड इक्वल टू ए क्या है, पोल है हमारा फंक्शन का। एसेंशियल सिंगुलरिटी में कोई भी पॉइंट है वो एसेंशियल कब बनेगा, जब लिमिट जो होगी फंक्शन की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे। तो ये बेसिक डेफिनेशन है रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल की, याद रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि सिंगुलरिटी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। अब देखते हैं इन पर बेस्ड थ्योरम नेक्स्ट पेज पे। अब थ्योरम नंबर 15 है हमारी रेसिड्यू थ्योरम। तो ये भी बाय नेम थ्योरम है, तो उसका स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेटमेंट है इसका, कि लेट एफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड क्लोज कर्व सी। यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है कहाँ पर, कर्व सी के अंदर, उसकी बाउंड्री के ऊपर, एक्सेप्ट एट ऑल सिंगुलरिटीज़ a1 a2 an। सिंगुलरिटीज़ का मतलब ऐसे पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा वो सिंगुलर पॉइंट होते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को छोड़ने के बाद अगर फंक्शन कर्व सी के अंदर सभी जगह पे एनालिटिक है, देन द रेसिड्यू थ्योरम से कि दिस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर सी इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड समीशन आर इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए आई। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर लैंग्वेज में लिखना हो, कि दिस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर सी इक्वल टू
2 pi iota and sum of residues at singular points। तो थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये भी हो सकता है। अब ये जो चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज में लिखी हुई है, एक्सेप्ट एट ऑल सिंगुलरिटीज़ A1 A2 AN इनसाइड C, तो मैंने वो डायग्राम से बता रखा है कि माना कि कर्व C है दिस वन। अब इसके अंदर पॉइंट्स है A1 A2 A3 अप टू AN। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को छोड़ने के बाद जो भी रीजन बचेगा, ये रीजन बचता है हमारा जो मैं डॉट डॉट कर रही हूँ, इस कंप्लीट रीजन के अंदर अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो फिर रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, किस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेसिड्यू के इक्वल होता है। दिस इज रेसिड्यू थ्योरम। फिर नेक्स्ट नंबर 16 है, इसका कोई नाम नहीं है बट स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर भी। इफ़ एफ जेड हैज अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 0, यानी फंक्शन का कोई ना कोई पोल है किस पॉइंट पे, जेड इक्वल टू जेड 0 पे, एंड जी जेड इज़ एनालिटिक एट जेड नॉट। तो ये पॉइंट तो इसके लिए पोल है और इसी पॉइंट पे जो दूसरा फंक्शन है जी जेड वो एनालिटिक है। इस तरीके से है कि उस पॉइंट को यदि फंक्शन में पुट करें तो वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। देन तो अगर दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का रेसिड्यू फाइंड करना है उस पॉइंट पे, तो फिर थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करके उसको बाहर निकाल दीजिए और जेड इक्वल टू जेड नॉट पे फंक्शन का यानी एफ जेड का आप क्या निकाल दीजिए, रेसिड्यू। ये जो पॉइंट था वो इस फंक्शन के लिए पोल था तो हमें इस पर रेसिड्यू निकालना होगा। और इस पॉइंट पे ये जो जी जेड फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो यानी हम इस पॉइंट को इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो ये होगा बेसिकली स्टेटमेंट, तो ये इतना सा ही है दिस वन। फिर ऐसे नंबर 17 थ्योरम है, इसमें क्या गिवन है कि लेट एफ जेड बी ए एंटायर फंक्शन। तो माना कि एफ जेड एक एंटायर फंक्शन है सच दैट नंबर 1 कि यदि फंक्शन को जेड से डिवाइड करके उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी और वो लिमिट 0 के इक्वल आ जाती है, देन वी कैन से कि दिस फंक्शन एफ जेड इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या थ्योरम है, छोटा सा स्टेटमेंट है कि फंक्शन अगर एंटायर फंक्शन है और फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं जेड से डिवाइड करके और वो लिमिट 0 के इक्वल आ जाती है, तो फंक्शन क्या बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे ही इसी का ही सिमिलर पार्ट है नंबर 2। अगर फंक्शन एंटायर फंक्शन है और उसको डिवाइड करते हैं जेड की पावर n से और लिमिट अप्लाई करते हैं जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी और वो लिमिट अगेन 0 आ जाती है, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन एफ जेड इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n-1। तो ये जो फंक्शन होगा इस केस में एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n-1 होगी, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं अपन। अब ऐसे ही कुछ और थ्योरम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, थ्योरम नंबर 19 है अपनी आर्गुमेंट थ्योरम। तो ये सारी मैंने यहाँ बाइनेम थ्योरम में मेंशन की है, 1 बाय 1 देखते हैं इनका स्टेटमेंट। कि आर्गुमेंट थ्योरम क्या होती है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन सी, मतलब फंक्शन एनालिटिक है कहाँ पे, इनसाइड और कर्व सी के ऊपर, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इन सी के अंदर जो भी पोल्स हैं उनको छोड़ के फंक्शन एनालिटिक है कर्व सी के अंदर भी और कर्व सी के ऊपर भी। देन ये जो इंटीग्रेशन है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू n-p। अब n और p क्या है वो यहाँ मेंशन कर रखा है। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड इनसाइड सी एंड p द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ एफ जेड इनसाइड सी, ठीक है ना। तो सिंपल स्टेटमेंट है, याद रख सकते हैं कि दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू n-p, n क्या है नंबर ऑफ जीरो, p क्या है नंबर ऑफ पोल्स, और ऊपर कंडीशन अप्लाई है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इनसाइड और ऑन सी और एक्सेप्ट कुछ नंबर ऑफ पोल्स, यानी कुछ पोल्स को छोड़ के बाकी सभी जगह फंक्शन एनालिटिक होगा। क्लियर। अब नंबर 20 थ्योरम है हमारी पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम। तो ये तो है पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम, ये है पिकार्ड्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है कि एवरी मियोमॉर्फिक फंक्शन फाई, तो ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, बस स्टेटमेंट ध्यान रखना आप तो कि एवरी मियोमॉर्फिक फंक्शन फाई इन कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। तो ये जो मैंने सिंबल बना रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है कि कोई भी यानी जितने भी मियोमॉर्फिक फंक्शन होंगे फाई इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट सी दैट ओमिट्स 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज a b c
belongs to set of complex number is necessarily a constant function। ठीक है, अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ देते हैं तो उसको छोड़ने के बाद जितने भी मियोमॉर्फिक फंक्शन होंगे फाई वो हमेशा नेसेसरली कांस्टेंट फंक्शन होंगे। ठीक है, ये हमारी पिकार्ड-लिटिल थ्योरम है। अब पिकार्ड थ्योरम क्या है कि एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, ये मियोमॉर्फिक के ऊपर थी, ये एंटायर फंक्शन के ऊपर है कि एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट्स एट मोस्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स वैल्यू। क्या मीनिंग है इसका? तो इसके लिए अपन इसको एक अदर वर्ड में भी लिखा हुआ है मैंने पिकार्ड थ्योरम का स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स, इफ़ एन एंटायर फंक्शन ओमिट्स 2 वैल्यू, यदि कोई एंटायर फंक्शन है वो 2 वैल्यूज़ को छोड़ देता है, देन इट इज़ कांस्टेंट, तो फिर वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और उसी को हमने यहाँ ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन ओमिट्स एट मोस्ट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स वैल्यू। तो याद रख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल स्टेटमेंट है। इनको नोट कर लेना आपको नोटबुक पे, क्या इनके स्टेटमेंट है। यहाँ पे बस ये याद रखना 3 कॉम्प्लेक्स पॉइंट होंगे तब जाके कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा पिकार्ड-लिटिल थ्योरम में। और यहाँ पे क्या होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिकार्ड थ्योरम में। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं अपन 22 और उसके आगे की थ्योरम। अब नेक्स्ट नंबर 22 थ्योरम है गॉस थ्योरम। क्या थ्योरम है कि इफ़ जीरोस ऑफ एफ जेड लाइज इन अ सेट एस contained in domain D, then zeros of f dash z will lies on convex set of X। यदि एफ जेड के जो जीरो है वो सेट एस में कंटेंट करते हैं इन डोमेन डी, तो फिर जो एफ डैश जेड के जीरो होंगे वो इसके कॉन्वेक्स सेट में लाई करेंगे, किसके, सेट एस के। फिर नंबर 23 थ्योरम है लुकास थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। इफ़ जीरो ऑफ एफ जेड लाइज ऑन अपर हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन का अपर हाफ का मतलब है ऊपर वाला प्लेन। जैसे कि ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन ऑफ रियल प्लेन, और ये उसका नीचे वाला प्लेन होता है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसके जो ऊपर वाला प्लेन है उसमें अगर एफ जेड के जीरोस लाई करते हैं, देन जीरोस ऑफ एफ डैश जेड ऑल्सो लाई ऑन दैट सेम अपर हाफ प्लेन। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है लुकास थ्योरम का, सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद रख सकते हैं। फिर 24 थ्योरम है राइमान्स थ्योरम। क्या स्टेटमेंट वो देखते हैं कि लेट मॉड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड सच दैट, ये एक डिस्क की इक्वेशन है कि जेड माइनस जेड नोट की जो वैल्यू है वो 0 से डेल्टा के बीच में है, यानी इस डिस्क में लाई करती है जितने भी पॉइंट्स हैं वो। अगर मॉड एफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम है फॉर ऑल जेड, और जेड कहाँ बिलोंग करते हैं, डिस्क के अंदर, एंड एफ इज़ एनालिटिक इन दिस सेम डिस्क, देन द अनदर फंक्शन जी जेड इज़ एनालिटिक इन दिस सेम डिस्क। कैसे याद रखेंगे कि यदि कोई फंक्शन है एफ जेड जो कि लेस देन इक्वल टू एम है और उसके जो पॉइंट्स हैं वो किसी डिस्क में लाई करते हैं, सच दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस डिस्क, देन कोई दूसरा फंक्शन जो कि जी जेड होगा वो भी इसी डिस्क में एनालिटिक होगा, बट कब होगा, जब जी जेड ऐसे डिफाइंड होगा। तो ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट इस राइमान्स थ्योरम की कि जी जेड ये फंक्शन होना चाहिए, बाकी तो ये चीज़ तो इसमें नहीं होगा, चेंज यहाँ पे होगा। अगर ऑप्शन में होगा तो जेड माइनस जेड जीरो एफ जेड ये दे देंगे, या फिर केवल एफ जेड दे देंगे, या फिर जेड माइनस जेड जीरो की पावर 3 लगा देंगे और एफ जेड। तो बस ये याद रखना है कि जो जी जेड होगा वो होगा जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर एफ जेड, तब जब जेड की वैल्यू जेड नॉट नहीं है, और जीरो होगा जब जेड की वैल्यू जेड नॉट है। तो ये हमारे राइमान्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब हम देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में अभी इन दिनों में आई थी आइडेंटिटी थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम, इनके स्टेटमेंट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट हमारी थ्योरम नंबर 25 है आइडेंटिटी थ्योरम। ये तो आपके आई हुई है एग्ज़ाम में, सभी ने इसी के बारे में बताया कि आइडेंटिटी थ्योरम आई हुई है एंड ओपन मैपिंग थ्योरम भी। तो देख लेते स्टेटमेंट क्या है कि लेट एफ एंड जी आर एनालिटिक इन डोमेन डी। यह 2 फंक्शन है जो कि एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, एंड इफ़ एफ इक्वल टू जी ऑन सेट एस, किसी सेट एस पे 2 फंक्शन इक्वल हैं विच हैज़ अ लिमिट पॉइंट इन डी। ये दोनों फंक्शन हैं जिसके लिमिट पॉइंट इस डी के अंदर होंगे, देन एफ एंड जी आर आइडेंटिकली सेम इन डी। दोनों फंक्शन हैं वो किसी डोमेन डी में एनालिटिक है, तो वो उसी डोमेन में आइडेंटिकली सेम होंगे। कब होंगे, जब इन दोनों फंक्शन के जो लिमिट पॉइंट होंगे वो डी में एग्जिस्ट करेंगे।
बस ये इसका मीनिंग है, यही थ्योरम है हमारी आइडेंटिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट याद रख सकते हो, 2-3 बार लर्न करोगे याद हो जाएगा इजीली। ये 26 थ्योरम है ओपन मैपिंग थ्योरम। अ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, तो ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, नॉन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए फंक्शन, और साथ में एनालिटिक भी है। एफ ऑन अ कनेक्टेड डोमेन, और एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है, डोमेन जो होना चाहिए वो कनेक्टेड होना चाहिए। मैप्स ओपन सेट टू ओपन सेट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन एफ कहाँ पर डिफाइंड है, कनेक्टेड डोमेन में डिफाइंड है, वो हमेशा मैप करेगा ओपन सेट को ओपन सेट में। ये होती है हमारी ओपन मैपिंग थ्योरम। तो जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है वो वही थ्योरम के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर थ्योरम का स्टेटमेंट चेंज करेंगे वो लोग ऑप्शन में, तो वो इन 2 पॉइंट्स पे ही चेंज होगा। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है, जिन पे मैं अंडरलाइन करती हूँ हमेशा वो चीज़ आप अच्छे से उनको समझना और याद रखना। फिर थ्योरम नंबर 27 है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। इससे पहले अपन ने देखी थी आर्गुमेंट थ्योरम, अब ये है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो दोनों में डिफरेंस रखना कि उसमें क्या था इसमें क्या था, इसमें क्या, दोनों को मिक्स कर दें आप। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, लेट एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज कर्व सी। कोई फंक्शन एनालिटिक है जो कि कर्व सी के अंदर भी है और सी की बाउंड्री पर भी है, एंड हैविंग कैपिटल एन जीरोस इनसाइड सी। और ये जो फंक्शन है उसके जीरोस होंगे जिसको अपन ने नाम दे दिया कैपिटल एन, बट नो जीरो ऑन सी। तो सी के अंदर तो जीरो होंगे बट सी की बाउंड्री पे कोई जीरो नहीं होंगे। देन ये जो एन होगा यानी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो इसके इक्वल होंगे 1/2 पाई एंड डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा सी आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड, इसका मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस मीनिंग चेंज इन आर्गुमेंट ऑफ एफ जेड। एफ जेड के जो आर्गुमेंट में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, एट जेड मूव्स अलोंग सी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब सी के अलोंग जेड मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो चेंज होगा एफ जेड के एंगल में, वो एंगल को आपने यहाँ पे मेंशन, यानी उस चेंज को हमने यहाँ पे मेंशन किया डेल्टा सी ए आर जी एफ जेड के अकॉर्डिंग। और जब इस चेंज को आप 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे एफ जेड के। ये होता है हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल। अब कुछ 4-5 थ्योरम्स और बची हुई हैं वो और कर लेते हैं, जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो मैंने इस वीडियो में बताया है, ये मैंने वो सब कुछ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बता दिया जो आपके एग्ज़ाम्स में आया हुआ है अभी इन दिनों में 2-4 के एग्ज़ाम में, और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। वो इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, यही आपसे पूछा जाएगा जो मैंने आपको बताया। अब ये यहाँ पर लास्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें पहले कुछ रिजल्ट्स हैं, उसके बाद इसके थ्योरम देखेंगे। तो नंबर 1 रिजल्ट है द मैपिंग W = FZ इज कन्फर्मल इन डोमेन D। कब, इफ़ उसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो हो इनसाइड D। तो उस केस में फिर हम इस मैपिंग को कन्फर्मल मैपिंग बोलेंगे डोमेन D में। ठीक है ना, याद रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा रिजल्ट है। नंबर 2 है द पॉइंट्स एट विच द मैप इज़ नॉट कन्फर्मल आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। जिन पॉइंट्स पर जो ये मैपिंग है वो कन्फर्मल नहीं होंगे वो सारे पॉइंट क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। नंबर 3 है 2 पॉइंट्स P एंड Q आर सेड टू बी इन्वर्स पॉइंट। तो ये वाली जो 3rd एंड 4th है ये इंपॉर्टेंट है कि कब 2 पॉइंट इन्वर्स पॉइंट होंगे विद रेस्पेक्ट टू लाइन AB, इफ़ लाइन AB इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ। कि ये जो लाइन AB है वो PQ को राइट साइड से काटती हो, दैट मीन AB इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ, देन 2 points P and Q are said to be inverse point with respect to line AB। फिर नंबर 4 है कि 2 points P and Q are inverse point with respect to circle। कौन सा सर्कल, with center C and radius R। if A B C D 3 पॉइंट है, they are co-linear with center C, they are on same side of C। एंड नंबर 3 है कि CP एंड जो CQ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो R² के इक्वल आ जाए। याद रख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स P एंड Q कब इन्वर्स पॉइंट होंगे सर्कल के रेस्पेक्ट में। कौन सा सर्कल जिसका सेंटर C है, रेडियस R है, जब दोनों कोलिनियर हो सेंटर C के साथ। दे आर ऑन सेम साइड ऑफ C
सी के एक ही साइड में होने चाहिए। और नंबर थर्ड, सी पी एंड सी क्यू, ये जो डिस्टेंस है सी की पी से और सी की क्यू से, उनका मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर के इक्वल आ जाए। एंड नंबर फिफ्थ है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशो। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड। अब इसका हम कुछ थ्योरम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हमारे लास्ट थ्योरम है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो थ्योरम नंबर 28 है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स अ फैमिली ऑफ सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस इनटू अ फैमिली ऑफ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। यानी जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो सर्कल और स्ट्रेट लाइंस को सर्कल और स्ट्रेट लाइन में मैप करता है। ये इसका मीनिंग है, ऐसे याद रखना आप। और थ्योरम नंबर 29 है कंसिडर अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W। ये जो यहाँ पहली लाइन में लिखी हुई है ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है बेसिकली, कि अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D वेयर ABCD बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। देन नंबर 1 2 3, अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है तो नंबर 1 है कि रियल एक्सिस मैप्ड इनटू रियल एक्सिस। तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रियल एक्सिस को रियल एक्सिस में मैप करेगा। नंबर 2, अब हमने बोला कि AD माइनस BC 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स या तो ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। तो इफ़ AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 देन अपर हाफ प्लेन मैप्ड इनटू अपर हाफ प्लेन, एंड इफ AD माइनस BC लेस देन 0 देन अपर हाफ प्लेन मैप्ड इनटू लोअर हाफ प्लेन। ठीक है ना, सिंपल है, याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थ्योरम नंबर 30 है कि 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 एंड Z4 लाइज ऑन अ सर्कल। अगर कोई 4 पॉइंट हैं जो कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं ऐसा कुछ, एंड इफ़ दिए क्रॉस रेशो इज प्योरली 0, मीन्स कोई भी 4 पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर कब होंगे, जब उनका क्रॉस रेशो प्योरली रियल नंबर होगा। तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है थ्योरम नंबर 30 का। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या थ्योरम्स हैं। समझ में नहीं आए हो तो आप 2-3 बार इनको याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे सारी थ्योरम्स। अब इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर करवा दिया, जितना BSc और MSc में होता है। सारी थ्योरम, सारे रिजल्ट, अगर आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कोई क्वेश्चन आएगा तो अब वो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इसी वीडियो में से आएगा सारा सब कुछ। इन सारी 30 थ्योरम्स प्लस रिजल्ट्स को आप अच्छे से लर्न करके चल जाना एग्ज़ाम में। अब इसके बाद में और जो लीनियर अलजेब्रा हैं या फिर और भी जो टॉपिक्स हैं, टोपोलॉजी हैं, उनके भी मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी और जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जितना जल्दी हो सके। कोशिश मैं मेरी पूरी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हो सकता है कि एक नाइट में आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँ या फिर कल मॉर्निंग में एक वीडियो आ जाएगा आपके पास किसी भी एक टॉपिक से। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडिडेट्स को पहुंचाइए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके ये वीडियो देख के एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस, थैंक यू।